हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मुस्लिम शिक्षा की। मुस्लिम शिक्षा का जो प्रारंभ होता है वो जब हमारा बौद्ध शिक्षा डाउनवर्थ जारी होती है, तब उस समय उसका प्रारंभ होता है। और बौद्ध काल के लास्ट में जब हम पहुंचते हैं तो मुसलमान क्या करते हैं, भारत पे आक्रमण करते हैं और धीरे धीरे यहाँ पर अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1000 से 1026 तक 17 बार महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किए। महमूद गजनी जो था उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। दूसरा पॉइंट है इसमें, 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराकर मुस्लिम शासन का शिलान्यास किया। जो मोहम्मद गोरी था उसने 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज को हराकर मुस्लिम शासन का यहाँ पर शिलान्यास उसने किया था। नेक्स्ट है आपका, लगभग 550 वर्ष तक भारत में मुसलमानों का आधिपत्य रहा। मतलब लगभग 550 साल जो है मुसलमान भारत पर काबिज रहे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मोहम्मद साहब ने ज्ञान को अमृत बताया तथा कहा ज्ञान ही निज़ाम अर्थात मुक्ति का साधन है। मोहम्मद साहब ने क्या कहा था, ज्ञान को अमृत बताया था और कहा था कि ज्ञान ही निज़ाम का अर्थ क्या होता है, मुक्ति का साधन है। ठीक है। नेक्स्ट है, उनका कथन था कि काफिरों से इस्लाम धर्म को अंगीकार करवाने वाला मुसलमान गाजी होता है। तो जो काफिर कौन होते थे, जो उस धर्म को नहीं मानते थे, अगर वो मुस्लिम धर्म स्वीकार करते हैं तो वो क्या होगा, जो स्वीकार कराने वाला होगा वो गाजी होगा। गाजी की उपाधि है। नेक्स्ट है आपका, मकतबों में कुरान की आयतें कंठस्थ करना अनिवार्य था। नेक्स्ट है आपका, मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं के द्वार हिंदू तथा मुसलमान दोनों के लिए खुले थे। मतलब जो शिक्षा थी हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए थी। नेक्स्ट है आपका, इस्लाम धर्म में कर्मों के अनुसार व्यक्ति के पुनर्जन्म का कोई स्थान नहीं। मतलब इस्लाम धर्म जो है वो कर्म के अनुसार पुनर्जन्म की व्याख्या नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे शिक्षा में उद्देश्य एवं आदर्श। मतलब जो इस्लाम धर्म था, मुस्लिम काल जो शिक्षा थी उसके उद्देश्य और आदर्श क्या थे। देखिए पहला जो है आपका, ज्ञान का प्रसार, स्प्रेड ऑफ लर्निंग। जो पहला उद्देश्य था वो क्या था, ज्ञान का प्रसार करना। ठीक है। ज्ञान ही निजाम अर्थात मुक्ति का साधन है। ये किसने कहा था, मोहम्मद साहब ने कहा था। ज्ञान के प्रकाश में आलोकित हो व्यक्ति धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, शुभ और अशुभ में अंतर कर पाता है। अपने अनुयायियों को मोहम्मद साहब का उद्देश्य था दान में धन देने की अपेक्षा बच्चे को शिक्षा देना अधिक अच्छा है। तो जो ज्ञान का प्रसार है उनका एक क्या था, मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इस्लाम का प्रसार, स्प्रेड ऑफ इस्लाम। तो जो दूसरा उद्देश्य था वो मुस्लिम काल में शिक्षा का वो क्या था, इस्लाम धर्म का प्रसार करना था। क्योंकि जो इस्लामी थे या मुसलमान थे वो अपने देश में भारत बाहर से आए थे। ठीक है। तो वो अपने धर्म का यहाँ पर प्रसार करना चाहते थे। और प्रसार जब धर्म का करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लोग उनकी संस्कृति को समझेंगे और उनकी संस्कृति क्या होगी, आगे बढ़ेगी। तो वो चाहते थे इस्लाम धर्म का प्रसार करना। नेक्स्ट है आपका, मुस्लिम संस्कृति का प्रसार, स्प्रेड ऑफ मुस्लिम कल्चर। जब आप धर्म का प्रचार करेंगे, लोग आपके धर्म को स्वीकार करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी संस्कृति को भी स्वीकार करेंगे। तो उनका एक उद्देश्य ये भी था कि इस्लाम धर्म के द्वारा हम क्या करें, भारत में अपनी संस्कृति का प्रचार करें या प्रसार करें। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, धार्मिकता का समावेश, इन्फ्यूज़न ऑफ रिलीजियसनेस। वो जो भारतीय थे उनमें धार्मिकता का या समावेश करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो ये भारतीय हैं, ये जनमानस हैं, उनके धर्म को स्वीकार करें और उस पर क्या करें, विश्वास करें। तो ये जो धर्म होगा उनकी नसों में समा जाए, धीरे धीरे वो क्या हो, इस्लामियत में पूरी तरह रंग जाए। नेक्स्ट था उनका उद्देश्य, चरित्र का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। वो धर्म के द्वारा चरित्र का निर्माण भी करना चाहते थे समान जनमानस का। जब धार्मिक व्यक्ति हो जाएगा तो कोई भी जो धर्म होगा वो उससे आपके चरित्र का निर्माण ही होता है, जब आपका चरित्र आपका अच्छा बनता है। ठीक है। तो वो उनका जो नेक्स्ट उद्देश्य था वो था चरित्र का निर्माण करना। इसके बाद था उनका सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। जो मुस्लिम धर्म है वो ये मानता है कि जो कर्मों के अनुसार हमारा पुनर्जन्म नहीं होता है। ठीक है। वो उनका ये मानना है कि जो कुछ है इसी जन्म में है, तो इसी जन्म में हर चीज़ सांसारिक सुख जो है वो सारे पा लेना चाहते हैं। तो इनका नेक्स्ट उद्देश्य ये भी था कि सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकें। नेक्स्ट है आपका, मुस्लिम संस्था की स्थापना। उन्होंने जब चूँकि बाहर से मुसलमान आए हुए थे इंडिया में, तो उन्होंने क्या किया था,
ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मुस्लिम संस्थाओं की स्थापना की। मुस्लिम संस्थाएं का मतलब मकतब थे, मदरसे थे, इनकी स्थापना की। और उनका एक उद्देश्य ये भी था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, मुस्लिम संस्था की स्थापना की जाए। नेक्स्ट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा कैसी थी? प्राथमिक शिक्षा प्रायः मकतबों में दी जाती थी। ठीक है, तो शिक्षा संस्थाएं कौन सी प्राथमिक शिक्षा की? प्राथमिक शिक्षा की मुख्य केंद्र मकतब थे। उनके अतिरिक्त खानकाहों और दरगाहों में भी प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। जो अगर प्राथमिक शिक्षा की केंद्रों की बात करें तो पहले कौन थे? मकतब थे। और इसके अलावा खानकाहों और दरगाहों में भी प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रवेश की। बिस्मिल्लाह खानी की रस्म के बाद बालक अपनी शिक्षा आरंभ करता था। यह रस्म उस समय होती थी जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था। बालक से कुरान की आयतें पढ़वाई जाती थीं। यदि वह नहीं पढ़ पाता था तो बिस्मिल्लाह कहना भी पर्याप्त माना जाता था। देखिए, जैसे आप बात करें उपनयन संस्कार की वैदिक काल में और बौद्ध काल में पबज्जा संस्कार की बात करें तो ऐसे यहाँ पे क्या बिस्मिल्लाह जो रस्म होती थी वो होती थी। ठीक है, ये और ये कितने वर्ष में होती थी? 4 वर्ष 4 माह 4 दिन में ये रस्म होती थी। इसमें क्या होता था, अगर आयतें पढ़वाई जाती थी कुरान की और बच्चा नहीं पढ़ पाता था तो खाली अगर बिस्मिल्लाह कह देता था तो भी क्या होता था, उसका प्रवेश संस्था में हो जाता था। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम। मकतबों का पाठ्यक्रम विभिन्न स्थानों पर विभिन्न था। जो भी मकतब जो बने थे वो अलग अलग जगहों में बने थे, उनका पाठ्यक्रम अलग अलग था। साधारणतः बालकों को पढ़ने लिखने में साधारण अंकगणित की शिक्षा दी जाती थी। नैतिक और चारित्रिक विकास के लिए शेख सादी की पुस्तक गुलिस्ता तथा बोस्ता पढ़ाई जाती थी। ठीक है, तो जो साधारण जो मकतब होते थे उनमें क्या अंकगणित और बीजगणित की शिक्षा दी जाती थी। और जो चारित्रिक विकास के लिए, चरित्र के विकास के लिए क्या गुलिस्ता तथा बोस्ता नामक पुस्तक भी पढ़ाई जाती थी मुस्लिम काल में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षण विधि की। शिक्षण विधि क्या थी? मौखिक और प्रत्यक्ष थी। ये शिक्षण विधि आपकी वैदिक काल में भी मौखिक थी और बौद्ध काल में भी और मुस्लिम काल में भी क्या है, मौखिक ही रही। अब हम बात करेंगे उच्च शिक्षा की। तो उच्च शिक्षा जो कहाँ प्राप्त होती थी? मदरसों में दी जाती थी। ठीक है, अब ये शिक्षण संस्थाएं कौन सी थी? उच्च शिक्षा की संस्थाएं मदरसे थे। मदरसा अरबी भाषा के दरस शब्द से बना जिसका अर्थ होता है भाषण। ठीक है, उच्च जो आपकी शिक्षा थी वो दी जाती थी मदरसे में। और मदरसा जो शब्द है दरस अरबी भाषा के दरस शब्द से बना है और दरस का क्या अर्थ होता है? भाषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे पाठ्यक्रम की। उच्च शिक्षा की अवधि 10 से 12 वर्ष की थी। उसका पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत था। जो उच्च शिक्षा जो प्राप्त करते थे वो 10 से 12 वर्ष प्राप्त करते थे। इसका पाठ्यक्रम क्या था? बहुत ज़्यादा विस्तृत था। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिक्षण विधि की। शिक्षण विधि मौखिक थी। भाषण विधि द्वारा कक्षा ये 9 लिखा है, गलत है, कक्षा नायकी पद्धति का प्रचलन था। जो शिक्षण विधि थी वो मौखिक थी और कक्षा नायकी विधि का मतलब होता है मॉनिटर सिस्टम। मॉनिटर सिस्टम इसमें प्रचलित था और ये मॉनिटर सिस्टम कहाँ था? आपका वैदिक काल में भी था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शिक्षा का माध्यम। मुस्लिम शासन काल में राज्य की भाषा फारसी थी। जो राज्य की भाषा थी वो फारसी थी, तो फारसी भाषा में ही शिक्षा मिलती थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे उपाधियों की। जो कौन कौन सी उपाधि प्राप्त होती थी? साहित्य के लिए छात्रों को काबिल, ये साहित्य के लिए को काबिल की आपकी डिग्री मिलती थी। धर्मशास्त्र के छात्रों को आलिम और दर्शन शास्त्र के छात्रों को फाजिल की उपाधि दी जाती थी। 3 तरह की उपाधियाँ थीं। पहली साहित्य के छात्रों को काबिल, धर्मशास्त्र के छात्रों को आलिम और तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र के छात्रों को फाजिल उपाधि दी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मदरसों में प्रायः 2 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। जैसे दिल्ली में कविता संगीत, दिल्ली में जो मदरसा था उसमें आपकी कविता संगीत की। सियालकोट में जो मदरसा था उसमें क्या था? गणित ज्योतिष की। और रामपुर में जो मदरसा था उसमें अर्थशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट है आपका मदरसे सहवास शिक्षा केंद्र थे। सहवास शिक्षा केंद्र का मतलब वहाँ पे टीचर और छात्र दोनों रहते थे मदरसे में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मकतब शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के कुतुब शब्द से हुई है जिसका अर्थ है उसने लिखा। उर्दू में कुतुब शब्द किताब का बहुवचन है। तो जो मकतब होता है इसमें एक अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है और कुतुब का क्या अर्थ होता है? कुतुब में उर्दू भाषा में क्या उसने लिखा। जो ये आपका कुतुब होता है इसका अर्थ होता है उसने लिखा और कुतुब शब्द क्या है? किताब का बहुवचन है। ठीक है, नेक्स्ट है मकतब खानकाहें दरगाहें सभी प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। आपको ऊपर ही बता चुके हैं मकतब खानकाहें दरगाहें ये क्या थे? प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं की। चीफ कैरेक्टरिस्टिक। मुस्लिम काल में शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? पहली क्या थी? निःशुल्क शिक्षा, फ्री एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपके वैदिक काल था और उसके बाद बौद्ध काल आया, फिर उसके बाद मुस्लिम काल आया। तो मुस्लिम काल में भी शिक्षा क्या रही? फ्री रही। और जो शिक्षा का खर्चा होता था प्रायः कोई अमीर आदमी या राज्य इसका
वहन करता था, मतलब छात्रों को कोई सी शुल्क या नहीं देना पड़ता था, ठीक है। तो शिक्षा क्या थी, निःशुल्क थी। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत संपर्क। व्यक्तिगत संपर्क इंडिविजुअल एजुकेशन, चूँकि छात्र और शिक्षक मदरसे में या मकतब में एक ही जगह रहते थे, तो वहाँ पे क्या था, दोनों में आपस में संपर्क रहता था, तो ये व्यक्तिगत संपर्क है। नेक्स्ट है कक्षा नायकी पद्धति का या मॉनिटरल सिस्टम का इसमें यूज होता था। इसकी एक विशेषता ये भी थी कि जैसे मॉनिटर सिस्टम था, जैसे छात्र होते थे जो उसमें से जो सीनियर छात्र था वो मॉनिटर होता था, वो जाके अपने जूनियर छात्रों को पढ़ा सकता था। तो ये पद्धति वहाँ पे मुस्लिम काल में प्रचलित थी। नेक्स्ट है शिक्षक की स्थिति। शिक्षक की स्थिति की बात करें तो जैसे वैदिक काल में थी और फिर उसके बाद बौद्ध काल में थी, और अब बात करें मुस्लिम काल की तो वैदिक काल की जैसे बहुत ज़्यादा उच्च नहीं थी, लेकिन फिर भी शिक्षा की स्थिति क्या थी, अच्छी थी, मतलब शिक्षकों को अच्छा सम्मान और वेतन वगैरह सब मिलता था। नेक्स्ट है गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य संबंध क्या थे, वैदिक काल जैसे तो अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी गुरु शिष्य संबंध यहाँ पे भी मधुर रहे हैं। नेक्स्ट है व्यवहारिक शिक्षा। जो मुस्लिम काल था या मुस्लिम मुगल काल था, उस समय भी क्या है, आपकी जो शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी। व्यवहारिक शिक्षा का मतलब कुछ धर्म जैसे किताबें, धार्मिक किताबों के अलावा या उनकी जो कुरान के अलावा भी इतिहास, अर्थशास्त्र ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, मतलब लौकिक विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके अलावा भी कुछ विशेषताएं थी। पहली थी शिक्षा की अनिवार्यता। शिक्षा सभी लोगों के लिए थी अनिवार्य रूप से, ठीक है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक एकता की अभिवृद्धि। ये भी एक विशेषता है कि सांस्कृति और एकता के लिए उन्होंने प्रयास किया। नेक्स्ट है भाषा विज्ञानों को प्रोत्साहन भी दिया। साहित्य का इतिहास का विकास भी यहाँ पर हुआ। इस समय क्या हुआ, मुगल काल में साहित्य बहुत अच्छे से इसका विकास हुआ। नेक्स्ट है धार्मिक और अलौकिक शिक्षा का समन्वय। जो शिक्षा दी जाती थी, धार्मिक और अलौकिक शिक्षा दोनों को समन्वय करके दी जाती थी। ये उन विशेषताओं के अलावा ये भी हमारी विशेषताएँ हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षा के मुख्य दोष की, चीफ डिफेक्ट्स ऑफ एजुकेशन की। तो जो पहला दोष था शिक्षा के लौकिक पक्ष पर बल, ठीक है। तो इसमें क्या था, चूँकि जो मुस्लिम धर्म है ये पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं रखता कर्म के अनुसार, इसलिए जो कुछ है सब इसी लोक में पा लेना चाहता है, इसलिए इस पर क्या था, लौकिक विषयों पर, लौकिक पक्ष पर ज़्यादा बल दिया गया। इसका एक दोष है। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। मुस्लिम काल चूँकि इसमें पर्दा प्रथा प्रचलित थी, इसलिए इसमें स्त्री शिक्षा की उपेक्षा हुई। जो लोग अमीर थे वो टीचरों को अपने घर में बुला के पढ़ लेते थे, लेकिन बाकी जो सामान्य जनमानस है उसमें क्या, स्त्रियाँ शिक्षा से उपेक्षित ही रहीं। नेक्स्ट है हिंदू शिक्षा की उपेक्षा। हिंदुओं की शिक्षा की उपेक्षा। देखिए जो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र था, यहाँ की भाषा क्या थी, हिंदी थी, लेकिन वो जो शिक्षा दी जाती थी वो दी जाती थी आपकी अरबी में या फारसी में। तो इससे क्या होता था, हिंदुओं की उपेक्षा हुई। नेक्स्ट है शिक्षा के आध्यात्मिक पक्ष की उपेक्षा। देखिए आध्यात्मिक पक्ष की उपेक्षा मैं कर रहा हूँ, धार्मिक पक्ष की नहीं है, ठीक है। तो जो आध्यात्मिक पक्ष होता है धार्मिक से भिन्न होता है। तो मुस्लिम काल में धार्मिक या अपने धर्म में सबको रंगने की चेष्टा की गई या धार्मिक शिक्षा दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आध्यात्मिक पक्ष को भुला दिया गया या आध्यात्मिक पक्ष की उपेक्षा हुई। ये भी क्या हुआ, एक शिक्षा का दोष हुआ। नेक्स्ट है शिक्षा में स्थिरता का अभाव। देखिए एक राजा आया तो उसने अपने हिसाब से शिक्षा चलाई, उसके बाद दूसरा कोई शासक बनता है तो अपने हिसाब से शिक्षा चलाता है या विषय अपने निर्धारित करता है। उनकी सोच मुगल काल में प्रायः सबकी अलग अलग रही, तो शिक्षा में कभी स्थिरता नहीं आई, बल्कि क्या हुई, शिक्षा हमेशा बदलती रही। नेक्स्ट है कठोर शारीरिक दंड। जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें क्या था, कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था, जैसे छड़ी से मारना, वेद से मारना, ठीक है, इस तरह के दंड दिए जाते थे। तो ये भी क्या है, एक शिक्षा का, मुस्लिम शिक्षा का दोष है। नेक्स्ट है छात्रों की विलासप्रियता। जो छात्र थे मदरसे में और मकतब में रहते थे तो उनको सारी सुख सुविधाएँ वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद रहती थी, तो वो कैसे होता है, विलासप्रिय हो जाते थे, जो बाहरी जीवन से उनका संपर्क कट जाता था। तो ये भी क्या हुआ, शिक्षा का एक मुख्य दोष था। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखें आधुनिक शिक्षा के लिए ग्रहणीय तत्व, एक्सटेबल फीचर्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मतलब हम मुस्लिम जो काल की शिक्षा थी उसके कौन कौन सी चीज़ों को हम आधुनिक काल में ग्रहण कर सकते हैं। पहला है उन्नति परिक शिक्षा, प्रैक्टिकल एजुकेशन, ठीक है। तो ये क्या होती है कि जो उस समय लौकिक शिक्षा दी जाती थी, लौकिक शिक्षा कहीं ना कहीं व्यक्तियों के जो सुख सुविधाएं उनसे जुड़ी होती है तो उस समय दी जाती थी। तो आज भी क्या है, वो शिक्षा दी जाती है, तो ये हमारे क्या है, ग्रहणीय तत्व हो सकता है। नेक्स्ट है आपका निःशुल्क शिक्षा। उस समय क्या थी, शिक्षा प्रायः क्या थी, निःशुल्क थी। मुस्लिम काल की यदि बात करें तो उस समय शिक्षा निःशुल्क थी, और अगर हम आज की बात करते हैं तो सिर्फ प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क है, जबकि माध्यमिक उच्च शिक्षा निःशुल्क नहीं। तो आज भी क्या है, शिक्षा निःशुल्क करने की आवश्यकता है, इसका मतलब यहाँ से ग्रहणीय तत्व हो सकता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत संपर्क। उसमें छात्र और शिक्षक आपस में उनका जो संपर्क बहुत अच्छा रहता था, और जो
एक शिक्षक होता था प्रत्येक छात्र से व्यक्तिगत रूप से जानता था। तो आज भी उसी स्थिति को ग्रहण करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज व्यक्तिगत संपर्क न होने के कारण छात्र शिक्षक से बहुत दूर जा रहे हैं। नेक्स्ट है शिक्षक की स्थिति में उन्नति। उस समय शिक्षकों की स्थिति बहुत अच्छी थी, जबकि आज हम कल्पना करें शिक्षक को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता, सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता, ना ही उसको अच्छा वेतन मिलता है। तो आज भी हमें ऐसा करने की आवश्यकता है, इसका मतलब एक ग्रहणीय तत्व हो सकता है। नेक्स्ट है धार्मिक और अलौकिक शिक्षा का समन्वय। उस समय जो शिक्षा थी धार्मिक और अलौकिक शिक्षा का समन्वय थी। इससे क्या होता था, चरित्र का निर्माण होता था। तो आज भी उसी शिक्षा की आवश्यकता है। वर्तमान में धार्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए, जिससे क्या हो, बालकों का चरित्र का निर्माण हो, अपनी संस्कृति के बारे में जान पाएँ। तो ये था हमारा टॉपिक मुस्लिम काल में शिक्षा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।